तो दोस्तों, सपने साकार करने के लिए कंट्री में बहुत सारे लोग आते हैं जिनका नाम बड़ा आजकल चल रहा है। क्रोएशिया जाग्रेब की कैपिटल की एयरपोर्ट कैसे है, कैसा देखना चाहते हैं? क्या आपने कभी उसका एयरपोर्ट देखा है? चलो आपको दिखाते हैं। ये है आपका जाग्रेब का ज़रांक्ना लूका फ्रंजिको तुगमान, ये एयरपोर्ट का नाम है। इस यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वीडियो लाइव भी चलेगी। ये आपका एयरपोर्ट का बहुत शानदार खूबसूरत सा देश है, बहुत खूबसूरत शहर है दोस्तों। और आया हूँ मैं क्रोएशिया में आया हूँ दोस्तों। काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करना है मुझे, और मैं बात करते करते एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो र्यूमर्स, जो निगेटिविटी फैलाई जाए ना यूट्यूबर के थ्रू मार्केट में, बहुत गलत है। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा जो बोला जा रहा है ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहा है, आपका वर्क परमिट रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहा है, आपकी चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ चलो हो क्या रहा है। कोई भी यूरोप कंट्री जो वर्क परमिट इशू करती है, जो टूरिस्ट कंट्री होती है दोस्तों, टूरिज़म कंट्री जो होती है वो डिपेंड होती है मौसम पे, सीज़न पे। सीज़न का मतलब होता है जिस कंट्री में मैं हूँ या माल्टा है, ये कंट्री समर पे ज़्यादा चलती है। यहाँ पे लोग गर्मी में ज़्यादा आते हैं क्योंकि सी साइड एरिया में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जाग्रेब में इतने लोग घूमने नहीं आते जितना सी साइड एरिया में। स्प्लिट हो गया और 2-3 सिटीज़ हैं, उस तरफ में लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा घूमते हैं। तो सीज़न जब ख़त्म होने वाला होता है तो इनको वीज़ा रिफ्यूज़ल चालू होता है। वर्क परमिट क्यों रिफ्यूज़ होता है उसके पीछे का टेक्निक बताऊँगा। वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है, सिंपल है, सीज़न में वीज़ा नहीं देते हैं। वो चाहते हैं जितने जल्दी इग्नोर लोग कर सकें। इग्नोर का मतलब नहीं आए लोग, ट्रेवल नहीं करें, उतने लोगों को ट्राई करते हैं इग्नोर। अब वर्क परमिट क्यों रिफ्यूज़ होता है, वर्क परमिट रुक क्यों जाता है या लोगों का कैंसल्ड क्यों हो जाता है, उसके पीछे का मैं लॉजिक की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक होटल का ऑप्शन लेके चलते हैं कि एक होटल है 4 माले का या 5 फ्लोर का होटल है, और हर फ्लोर पे 6 कमरे हैं। एक लॉबी है, एक छोटा सा उसके अंदर रेस्टोरेंट है, एक बैंक्वेट एरिया है और एक गार्डन है। तो अमूमन कितने लोगों की उसमें ज़रूरत होती होगी? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 30 पीपल, 40 पीपल, 50 पीपल, इतने लोगों की ज़रूरत होगी। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। 6 × 30 जब गेस्ट उसमें रह रहे हैं तो हर एक बंदे के लिए एक बंदा तो ज़रूरत नहीं होगा। आप लॉजिक लगाओ, हर फ्लोर के लिए एक क्लीनर काफ़ी है या एक हाउसकीपिंग का बंदा काफ़ी है, तो 2 बंदे एक फ्लोर पे हो गए। तो फ्लोर वाइज आप खुद गिन लीजिए। रेस्टोरेंट में 4 बंदे की काफ़ी ज़रूरत है। अगर बारटेंडर है तो 1 बारटेंडर या 2 बारटेंडर बहुत है। बैंक्वेट हॉल में 2 बंदे की ज़रूरत है। सब मिला के 20, 25, 30 बंदे की ज़रूरत है। अब वही बंदा 50 परमिट अप्लाई करता है, 50 परमिट अप्लाई करता है। जब 50 परमिट अप्लाई करोगे, और ये एडवाइस कौन देता है? हम इंडियन पाकिस्तानी एडवाइस देते हैं कि सर आप अप्लाई करो ना, जिसका आएगा आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कोटा जो सिस्टम होता है, आपके जितने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अप्लाई किया तो 30 का आ गया, 20 का नहीं आया। सिर्फ यही मिस्टेक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। किसी भी चीज़ का कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ मसला सिर्फ इतना है कि जहाँ पे परमिट कम अप्लाई की जाती है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई की जा रही है, और कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। गलत कंपनी चूज़ कर रहे हो, गलत परमिट, गलत कंपनी में जा रहे हो। फूड डिलीवरी में जहाँ पे 1000 की ज़रूरत है वहाँ पे 2000 लोग अप्लाई, तो 1000 विद डिलीवरी की वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वीज़ा आएंगे, सारे के सारे परमिट आएंगे, वो रिफ्यूज़। अब क्या होता है दोस्तों, जब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, दोनों अलग बॉडीज़ हैं। परमिट पुलिस देती है, आप सबको मालूम, क्रोएशिया की परमिट देती है। और जो वीज़ा देने वाला डिपार्टमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो अलग फॉरेन मिनिस्ट्री है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री चेक करती है कि भाई कंपनी का हिस्ट्री कैसा है, मतलब कितने लोग को बुलाने के बाद परेशान किया है, इसके नाम से कितने केस है, इसने टैक्सेशन भरे हैं कि नहीं, इसका वर्क करने का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके बेस पे भी वीज़ा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो सब चेक नहीं है, वो सब भी चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, इसके लिए रिफ्यूज़ल हो जाता है कंपनी। अब कैंडिडेट की मिस्टेक कहाँ पे होती है? आपने पीसीसी दिया था, आपने अपोस्टाइल कराया था, उसके बाद आपने कोई क्राइम किया, इन 4 महीने के 5 महीने के प्रोसेस में आपने कुछ छोटा सा भी क्राइम किया और रिकॉर्ड में नहीं आया। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री में इतना पावर होता है कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ करते हो तो आपकी बारे में आधार कार्ड से सब चेक कर लिया जाता है, नेशनल आईडी से, कि आपने 5 महीने में क्या गेम किया था। उस पर भी रिफ्यूज़ल होता है, वो बताया नहीं जाता है। ये कैंडिडेट हमको नहीं बताता, ये एजेंसी को नहीं बताता है, आपको वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इसमें भी कैंडिडेट की मिस्टेक यहाँ पे आती है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल कई रीज़न है। अगर जस्टिफिकेशन आया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका हेडेक है। डॉक्यूमेंट रॉन्ग है तो कंपनी का हेडेक है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लिखी होती है, टिक मार्क की होती है कि एक कंट्री को भरोसा ही नहीं है कि आप जाके काम करोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि इसके पहले क्या होता है, इसके पहले शायद आपने सेंजन अप्लाई किया था 3-4 बार, टूरिस्ट अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया, आपने अभी परमिट ट्राई किया, तो उनको माइंड में सेट हो गया कि बंदा पहले तो पुर्तगाल का अप्लाई किया था,
पहले तो इसने ऑस्ट्रिया का अप्लाई किया था, अब ये क्रोएशिया क्यों जाना चाहता है? शायद इसका प्लान पुर्तगाल है, तो उस बेस में आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। वर्क परमिट क्यों रिफ्यूज़ हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये कई रीज़न है जो यूट्यूबर नहीं बताएंगे। यूट्यूबर का प्रॉब्लम क्या है आजकल के, उनका काम रुक गया ना, तो दूसरे का काम अटकाने की कोशिश जरूर करेंगे। वो सिंपल है। क्या तबरेज़ मलिक क्रोएशिया में कैसे आ गया? क्योंकि आप सबको अगर मालूम हो दोस्तों, जब मैं 2-3 ट्रिप यहाँ पे किया था, कई ऐसे कंपनी मुझे मिली थी, यहाँ के कुछ लोग मुझे मिले जिसने खुद मुझसे 4 से 4,500 यूरो का डिमांड किया था, एक परमिट का। दोस्तों मैंने उनके साथ काम नहीं किया। आप सोचो कि एक बंदे को मैं अगर 4,500-5,000 यूरो देता हूँ, तो उसमें हमारी एजेंसी का क्या बेनिफिट होगा? हम तो बैकअप इतना ज़्यादा नहीं लेके चलते हैं, हम तो इतना लेते हैं कि भाई हमारे ऑफिस का खर्चा या हमारा बेनिफिट निकल जाए थोड़ा बहुत। अब एक बंदा खुद 4,500 यूरो मुझसे मांगेगा, 5,000 यूरो मांगे, तो मैं कहाँ से काम करूँगा? दोस्तों एक हकीकत बताता हूँ कि आज का तारीख मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 12:30 बज रहा है दोपहर का, मेरा फ्लाइट आधे घंटे में, मैं 19 नवंबर की बात है। इस वक्त एक नेपाली मुझे ऊपर मिला है, मैं उसका फ़ोटो नहीं दिखा सकता, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। उस बंदे ने जो स्टोरी बोली, मैं शॉक्ड हो गया। अचानक मुझे देख के बोलता तबरेज़ भाई। बोला हाँ तबरेज़ मलिक नाम है मेरा। मुझे वो स्टोरी क्या बता रहा है कि सर मैं वेल्डर में आया एक कंपनी में बराजदीन में, मुझे कॉन्ट्रैक्ट 1,000 यूरो का साइन किया गया, बोला आपको फूडिंग और हाउसिंग मिलेगा। लेकिन जब मैं लैंड हुआ तो मुझे बोलता है कि 700 यूरो सिर्फ सैलरी मिलेगा और रहना मिलेगा, खाना आपको नहीं मिलेगा। उस पर मेरा बहस हुआ और उन्होंने बोला ठीक है काम करो, आप वापस नेपाल जाओ, 15 दिन की छुट्टी लेके अपने एजेंट से बात करो। लेकिन जब मैंने उससे एक सवाल पूछा कि तुम नेपाल तो जा रहा है, लेकिन तेरा वापस कैसे आएगा? बोलता है इसी वीज़ा पे। मतलब भाई ये सिंगल परमिट वीज़ा है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, इस पे एक बार आ सकते हो, फिर परमिट निकाल के बाद तो आपको टीआरसी भी नहीं दिया गया। बोलता नहीं उसने बोला आ सकते हो। मतलब दोस्तों जो भी अगर माल्टा आ रहे हो, क्रोएशिया आ रहे हो, लिथुआनिया कहीं भी आ रहे हो, अगर आपके टीआरसी है, अगर आपको बाहर जाना है कंट्री में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैलिड टीआरसी पे आप आ सकते हो। विदाउट टीआरसी लेके बाहर जाने की कोशिश मत करना। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो कि सर मुझे 1,000 यूरो बोला था, अभी मुझे 700 दे रहा है। और आपके पास राइट्स होता है जॉब चेंज करने का। आप जाओ दूसरी कंपनी में ट्राई करके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जॉब चेंज करो। इस तरह से कंट्री से बाहर मत जाओ। आप उस बंदे ने मुझे बताया कि उसने 12-13 लाख रुपए नेपाली दिया है, मतलब 7 से 8 लाख रुपए इंडियन रुपीज़। फिर अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में वापस जाना, वापस वही जिलालत पीसीसी बनाना, अपोस्टाइल कराना, सबमिशन कराना, कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ये सब चीज़ों को मत करो कभी भी। तबरेज़ मलिक की ज़रूरत है, उसकी टीम के। हारून का वीडियो आपने देख लिया, हारून के वीडियो मैंने क्या बताया, हारून ने कैसे बोला कि कैसे मेरे टीम ने उनको मदद की। आपको भी मदद की ज़रूरत है दोस्तों, मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बेच रहा, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर आपने कुछ लीगल इलीगल नहीं किया होगा तो कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े इन रूमर्स के चक्कर में मत फंसो। ये यहाँ राज चलता है इनकी गवर्नमेंट का, इनकी पॉलिसीज़ का, इनका रूल्स का, रेगुलेशन का। किसी ने कोई खरीदा हुआ नहीं है क्रोएशिया कि तबरेज़ मलिक चाहे तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तबरेज़ मलिक भी काम करेगा, उसकी टीम भी काम करेगी, उसकी कंपनी भी काम करेगी, उसके लॉयर है, सब है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सच्चा इंसान आपको दिख जाएगा कहीं भी चलते हुए राहों में। झूठा आपको हमेशा एक वीडियो के थ्रू ही बात करेगा। झूठा बंदा अपना मोबाइल बंद रखेगा, इंस्टाग्राम बंद रखेगा। तबरेज़ मलिक जैसा बंदा है जो मुंबई, दिल्ली, दुबई में ऑफिस लेके बैठा है। क्रोएशिया, पुर्तगाल, माल्टा ट्रैवल करते रहता हूँ दोस्तों, अपनी टीम से मिलते रहता हूँ, उनकी चीज़ों को, एनर्जी को बढ़ाते रहता हूँ, उनको सपोर्ट करते रहता हूँ। वो भी मुझे सपोर्ट काफ़ी चीज़ों में करते हैं दोस्तों, काफ़ी चीज़ों मुझे सपोर्ट करते हैं। आज जो भी हूँ मैं आप सबकी बदौलत हूँ, मैं कभी अकेला नहीं खड़ा हो सकता था। जिनको आंसर नहीं मिलता उनको माफ़ी चाहूँगा, आंसर की पूरी कोशिश की जा रही। टीम के साथ काम करो, बड़े लेवल पे काम करो। क्रोएशिया में बहुत बड़े लेवल पे काम करो दोस्तों, फूड डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन में कोई भी फील्ड में आप काम करते हो, मेसन हो, वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, किसी भी तरीके, मैं आपको सारी नौकरी लगा के दूंगा। आप वेटर में काम करते हो, आप मेसन हो, एक्सपर्ट बंदे मेरा होना ज़रूरी है। सर्बिया में काम कर रहा हूँ दोस्तों, इस वक्त आर्मेनिया में काम कर रहा हूँ दोस्तों, लिस्बन में काम करने को रेडी का अभी चालू कर रहा हूँ, माल्टा में काम चालू है, बट आप उस पॉलिसी के हिसाब से काम करते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। जो जाते जाते चैनल को लाइक से। और दोस्तों मेरा सेंट्रल व्हाट्सअप नंबर 9988335584 है, या मेरा दिल्ली का नंबर है 9999235584 है, या दुबई का नंबर 0564935584 है। इंस्टाग्राम की आईडी अगर भूल चुके तो बता दो, तबरेज़ मलिक _ऑफिशियल है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबको सलाम।